अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एजुकेशन विद एफ चैनल में खुश आमदीद। आज MTH 101 का लेक्चर नंबर 21 कवर करेंगे। इस लेक्चर में एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन में रिलेटेड रेट्स हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन और कॉन्केविटी ऑफ द फंक्शन है। रिलेटेड रेट्स क्या होते हैं? रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे एक क्वांटिटी की वजह से दूसरी क्वांटिटी में कैसे तब्दीली आती है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ भी है, वी मे बी इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ फास्ट द पोलर आइस कैप्स आर मेल्टिंग विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन द टेम्परेचर। मिसाल के तौर पर आइस की जो छोटी छोटी क्यूब्स होती हैं, ये इनके कहने से मुराद ये है कि आइस जो है वो किस हद तक कितने टेम्परेचर के ऊपर जो है वो ईज़िली तौर पर मेल्ट हो जाती हैं। तो ये चीज़ यानी आइस में तब्दीली टेम्परेचर की वजह से आती है, तो ये कहलाती है रिलेटेड रेट्स, यानी ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। चलिए अब यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है। एज्यूम दैट ऑयल स्पिल्ड फ्रॉम अ रैप्टर टैंकर स्प्रेड इन अ सर्कुलर पैटर्न whose radius increases at a constant rate of 2 feet per second. How fast is the area of a spill increasing when the radius of the spill is 650? अच्छा, यहाँ पे देखें उन्होंने हमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं। तो वो कहता है कि हमारे पास एक टैंकर है, ऑयल टैंकर, और उसका ऑयल जो है वो एक साइड से लीक होकर पूरे जगह पे फैल गया है। जिस एरिया पे जितना ऑयल फैला है आपने ये बताना है। उसमें उन्होंने कुछ हमें डाटा दिया हुआ, कहता है टी जो है वो नंबर ऑफ सेकेंड है इलैप्स फ्रॉम द टाइम ऑफ द स्पिल। नंबर ऑफ सेकेंड जो है वो कितने टाइम में और कितने वक्त के अंदर ऑयल जो है वो फैला। रेडियस ऑफ स्पिल इन फीट आफ्टर टी सेकेंड, ये भी आपने नोट करना है कि कितने फीट के ऊपर ऑयल स्पिल हुआ। एरिया ऑफ स्पिल इन स्क्वायर फीट आफ्टर टी सेकेंड, और एरिया रेडियस भी देखना है और एरिया भी देखना है। अच्छा जी, अब देखें हमारे पास यहाँ पे ये टैंकर है। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल से मुतल्लिक जो है वो यहाँ पे जो डाटा उन्होंने हमें गिवन किया हुआ था उसको हमने इस तरह से यहाँ पे लिख दिया। टी नंबर ऑफ सेकंड इलास्ट फ्रॉम टाइम, रेडियस ऑफ स्पिल इन फीट और एरिया ऑफ स्पिल इन अ स्क्वायर फीट। हम जानते हैं कि सर्कुलर है ना, उसने यहाँ पे बताया है, आप अगर गौर से देखेंगे तो उन्होंने कहा सर्कुलर पैटर्न। तो हमें पता है कि जो सर्कल होता है उसका रेडियस जो है वो सेंटर से लेकर सर्कल के आउटर एज पे कहीं पे भी हम लाइन अगर खींचें तो वो उसका रेडियस होता है। एरिया जो है वो सर्कल का मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है A = πr²। अब हमने क्या करना है, हमने जो है वो इसे डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि हमारे पास जो है डिफ्रेंशिएशन लेनी है, तो एरिया को भी और इसके रेडियस को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएशन की हमारे पास A है dA/dt, ए है इसी फार्मूले में हमने dA/dt, और पाई हमारे पास पहले से मौजूद है। यहाँ पे हमने क्या किया, पावर रूल अप्लाई किया, पाई वैसे का वैसे, और यहाँ पे पावर रूल 2 नीचे कांस्टेंट आ गया R2 - 1 dr, और बाद में r का अगेन डेरिवेटिव ले लिया। जैसे हम पहले क्वेश्चंस में लिखते थे, वहाँ पे लिखते थे dy/dx, तो यहाँ लिखेंगे dr/dt क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिया। अच्छा आगे देखें, dA/dt = पाई 2r1, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 dr/dt। अब ये देखें हमारे पास क्या आंसर आता है, 2πr dr/dt। अब देखें यहाँ पे हमें जो उन्होंने वैल्यूज़ दी हुई थी, रेडियस हमें दिया हुआ है 60 फीट। जो रेडियस उन्होंने हमें दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने आपको बताया हुआ है कि रेडियस ऑफ ए स्पिल इज 60 फीट। जो रेडियस उन्होंने गिवन किया हुआ वो कितना है, 60 फीट है। और फिर उन्होंने ये चीज़ भी बताई है, हुज रेडियस इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट 2 फीट पर सेकेंड, यानी उसने जो रेडियस का कांस्टेंट रेट है वो कितना दिया हुआ, 2 फीट पर सेकेंड। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू हमें पता होती है तो हम यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, 2π, आर की जगह हम क्या पुट करेंगे, 60 फीट, और dr/dt हमारे पास है 2 ft पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखें, 62 = 120, 122 = 240, 240 पाई फीट और फीट स्क्वायर पर सेकेंड। ये हमारे पास जो है वो पहली एग्जांपल सॉल्व हो गई। अंडरस्टैंड उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई। किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो काइंडली कमेंट में मुझे लाजमी बताया करें कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आई, ताकि उसको प्रॉपरली तरीके से मज़ीद एक्सप्लेन करूँ मैं। तो ये था हमारे पास ऑयल टैंकर का कि उन्होंने टाइम हमें दिया हुआ है सेकेंड्स के अंदर। एरिया हमारे पास होता है A = πr², डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, dA। ए इधर हमने जैसे हम लिखते होते थे ना कि y है तो हम लिखते थे d/dx, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग t के लिहाज से है और यहाँ पे एरिया a है तो हमने लिख दिया dA/dt। पाई
आर स्केयर, अब पाई है तो पाई तो वैसे का वैसे रहेगा, आर स्केयर है, इस पे पावर का फार्मूला 2r2-1 ये अप्लाई किए हमने, और डी आर, और फिर ये जो आर है इसका अगेन डेरिवेटिव हमने ले लिया d/dt इंटू आर, तो ये बन गया dr/dt, 2πr1 dr/dt, 2π 60 फीट 2 फीट पर सेकेंड, आर रेडियस उन्होंने हमें क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, dr/dt भी हमें गिवन है, वैल्यूज पुट की, हमने आंसर निकाली, हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सेकंड जो है वो प्रॉब्लम उन्होंने बताई है कि एक 5 फुट लेडर इज leaning against a wall, it slips in such a way that its base is moving away from the wall at rate of 2 feet per second. At the instance when the base is 4 feet from the wall, how fast is the top of the ladder moving down the wall at the instant? कहते हैं 5 फुट की जो लैडर है वो दीवार के साथ इस तरह से लगी हुई है कि इस तरह से है कि इसकी जो बेस है वो नीचे फ्लोर के ऊपर है, फ्लोर जो है और वॉल से तकरीबन 2 फीट के फासले पर जो है वो लगी हुई है। जब ये बेस जो है दीवार से जो है तकरीबन 4 फुट का फासला आता है, तो वो कहता है कि कितनी तेज़ी के साथ ये ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, तो वो कहता है कि कितनी तेज़ी से ये जो है अपनी लैडर जो है वो नीचे ज़मीन तक फ्लोर पर आते हुए से कितना जो है वो कितनी तेज़ी से ये पहुंच जाएगी, कितना मतलब इसमें जो है ना टाइम होगा। तो ये देखें हमारे पास ये है वॉल है, ये फ्लोर है, ये लैडर है, लैडर जो है वो 5 फीट के फासले के ऊपर दीवार के साथ कुछ इस तरह से लटकी हुई है, दीवार है, ये नीचे जो है इसको फ्लोर है। आपको पता है कि ये हाइपोटेनियस ये ट्रायंगल बना रही है, ये चीज़ एक्स को मेंशन कर रही है, ये वाई को, ये चीज़ें सारी आपको यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने हैंड आउट्स में गिवन की हुई हैं। अच्छा, टाइम इन्होंने दिया हुआ नंबर ऑफ सेकंड्स, डिस्टेंस इन फीट फ्रॉम बेस ऑफ द लैडर, ये देखें ये लैडर है और ये वॉल और लैडर के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको उन्होंने एक्स ज़ाहिर किया हुआ है। वाई जो है वो है डिस्टेंस इन फीट फ्रॉम टॉप ऑफ लैडर, ये जो लैडर का टॉप है, जो सिरा है, यानी दीवार के बिल्कुल सिरे के ऊपर जो लैडर का सिरा है वहाँ से लेकर फ्लोर तक का जो एरिया है उसको उसने वाई से मेंशन किया। अच्छा, आगे देखते हैं कि हमारे पास ये ट्रायंगल जो है वो कुछ इस तरह की ट्रायंगल बन रही है, तो हम देखते हैं कि ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है अकॉर्डिंग टू द फिथागोरस थ्योरम। तो अब यहाँ पे हम फिथागोरस थ्योरम में हमें पता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस इन्होंने हमें क्या दी हुई है 5 फीट, ये गौर से देखें तो ये लैडर उन्होंने हमें बताई हुई कितनी है 5 फीट की है, और परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास वाई स्क्वायर, और बेस कितनी है एक्स स्क्वायर। अच्छा, हम देखते हैं कि अब मैं इसको तरतीब से लिख लेती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 से कितना हो गया 25। अब मैंने इसको यहाँ पे तरतीब से लिख लिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 25। अब मैं क्या करूँगी, डिफ्रेंशिएट करूँगी, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि हमने टी को ही देखना है सबसे ज़्यादा टाइम के लिहाज से, तो d/dt एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू d/dt 25। कॉन्स्टेंट का जो डेरिवेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल्स टू 0 होता है। अब यहाँ पे देखें ये है एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेशन लिया तो ये पावर इधर 2x, अगेन x का डेरिवेशन लेंगे तो dx/dt आ जाएगा, ये 2x यहाँ पे आ गया, तो इसे जो यहाँ पे x रहता है उसका अगेन डेरिवेशन लेंगे तो dx/dt। और ये देखें ये y है, इसका डेरिवेशन खोला तो 2y आ गया, अगेन y का डेरिवेशन तो dy/dt इज इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या किया, dy/dt यहीं पे रहने दिया, उसकी वजह यह है कि हमने यही चीज़ देखनी है ना कि कितनी तेज़ी के साथ जो है ये लैडर जो है वो नीचे की तरफ जो है फ्लोर पर आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आती है, यानी यहाँ वाला एरिया ही हमने देखना है ना, तो इसीलिए इसको यहीं पे हमने रहने दिया। और ये 2x dx/dt हम इक्वल के इस साइड पे ले आए, ये यहाँ पे प्लस में है, इक्वल के इस साइड पे आके क्या हो गया, माइनस में हो गया, -2x dx/dt। अब आप देखें यहाँ पे इसके साथ 2y था, 2y यहाँ पे क्या है प्लस में है, लेकिन यहाँ पे प्लस में है लेकिन इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये जब इधर आएगा तो क्या होगा, डिवीजन में हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवीजन में होगा। ये 2 और 2 कैंसिल, x/y, ये देखें ये वाला जो स्टेप है इस तरह से हुआ है कि dy/dt यहीं पे रहा, और ये वाला 2x इस साइड पे आके -2x dx/dt हो गया, और ये वाला
प्लस में है और लेकिन इसके साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन है, इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया माइनस एक्स वाई डी एक्स ओवर डी टी। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। अब उन्होंने यहाँ पे हमें एक्स गिवन किया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने हमें एक्स गिवन किया हुआ है। कहता है कि द बेस इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द वॉल एट अ रेट ऑफ 2 फीट। जो बेस है 2 फीट के फासले पे एट इंस्टेंट व्हेन द बेस इज़ 4 फीट फ्रॉम द वॉल। लैडर से तकरीबन 4 फीट के फासले के ऊपर जो फ्लोर है और जो लैडर है उनके दरमियान जो है तकरीबन 4 फीट का फासला है। तो यहाँ पे उन्होंने हमें एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, 4 दी हुई है, और डी एक्स ओवर डी टी क्या दिया हुआ है, 2 फीट पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं अच्छा जी, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, वैल्यू क्या हमारे पास आती है। अगेन हम जो है वो फिथागोरस वाली थ्योरम की इक्वेशन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। इसमें हमने एक्स की वैल्यू पुट कर देनी। अब यहाँ पे हमने इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू क्यों नहीं पुट की, क्योंकि हमारे पास वाई की वैल्यू मौजूद नहीं है। फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वाई वी गेट दिस इक्वेशन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। एक्स की वैल्यू पुट की 4 4 = 16, वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहाँ पे वैसी की वैसी इज इक्वल्स टू 25। वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, 25 माइनस 16, 25 में से 16 माइनस किया 9, वाई स्क्वायर का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, अंडर रूट लिया, यहाँ पे भी y इज इक्वल्स टू 3, 9 का अंडर रूट क्या आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास यही इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन नंबर 1, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई डी एक्स ओवर डी टी। अब x की जगह हमने वैल्यू 4 पुट कर दी, y की जगह हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली है 3, ये पुट कर दी, और 2 फीट पर सेकेंड इन्होंने यहाँ पे हमें दी हुई थी वैल्यू डी एक्स ओवर डी टी की, वो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब ये देखें कि हमारे पास क्या आ गया, 4 2 = 8 माइनस 8 ओवर 3 फीट पर सेकेंड, डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -8 ओवर 3 फीट पर सेकेंड। तो ये हमारे पास थी 2 प्रॉब्लम्स जिनका जो है वो सोल्यूशन मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया है। नेक्स्ट देखिए, कहता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन एन इंटरवल मीन्स एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एक्स डायरेक्शन द वाई वैल्यू इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड। जब हम लेफ्ट से राइट डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, तो जो वाई वैल्यूज़ इंक्रीज होती हैं वो कहलाती है इंक्रीजिंग फंक्शन। और डिक्रीजिंग क्या होती है, ये एक ऐसा इंटरवल, यानी हम जब राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करें, लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करें एक्स डायरेक्शन के ऊपर। इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है कि हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करें एक्स प्लेन पे एक्स डायरेक्शन में, तो वाई की वैल्यूज़ जो है वो इंक्रीज़ करें तो वो कहलाती हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। वाई की वैल्यूज़ इंक्रीज़ करें, वाई की वैल्यूज़ इंक्रीज़ करें तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। और अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करें एक्स प्लेन के ऊपर और वाई की वैल्यूज़ डिक्रीज़ करें तो ये कहलाता है डिक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे अब हम देखते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को उसने कुछ एक ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट भी किया हुआ है, यहाँ पे भी मैंने बनाया हुआ है। देखें ये इंक्रीज़ ऐसे हो रही है, जहाँ पे इसकी हाईएस्ट पॉइंट है, पीक है, ये है इसका इंक्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ से ये नीचे डाउनवर्ड्स आ रही है तो ये इसका है डिक्रीजिंग पॉइंट, यहाँ तक इसका क्या है, डिक्रीजिंग पॉइंट, ये सारा का सारा डिक्रीजिंग पॉइंट है। अब यहाँ से इसने फिर पीक ली है, इंक्रीजिंग की तरफ बढ़ रहा है तो ये इंक्रीजिंग है। अब ये एक ही सिम्त में जा रहा है तो ये क्या होगा, कांस्टेंट, नो इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग, कांस्टेंट। तो अब यहाँ पे देखें कि उसने हमें फर्दर क्या कुछ डेफिनेशंस दी हैं। कहता है कि f1 इंटरवल्स x1 और x2 2 पॉइंट है। फॉर एग्जांपल f1 जो है एक फंक्शन है, बता रहा है f और x1 और x2 उसके ऊपर 2 पॉइंट्स हैं। कहता है f(x1) जो है वो लेस देन है, कहता है f इज़ इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल इफ़ f(x1) इज़ लेस देन f(x2) व्हेनेवर x1 इज़ लेस देन x2। कहता है f1 उस f जो है फंक्शन उस वक्त इंक्रीज़ करेगा जब x1 जो है वो x2 से लेस देन होगा, फंक्शन उस वक्त डिक्रीजिंग होगा जब x1 जो है वो x2 से जो है वो ग्रेटर होगा, और जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे तब फंक्शन कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पे देखें ये इंक्रीजिंग है, यानी यहाँ पे f जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है तो x1 जो होगा वो लेस देन होगा x2 के। ये देख लें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास x प्लेन है, यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज़ लगाती हूँ 0 2 और 4 तो देखें यहाँ पे मैं इसको पॉइंट दे देती हूँ
x1 और x2 का। तो अब देखें, जब मैं यहाँ पे इंक्रीजिंग की तरफ आऊँगी तो ये x1 जो है वो लेस देन है और x2 जो है वो ग्रेटर है, क्योंकि ये इंक्रीज़ कर रहा है। जब ये डिक्रीज़ हो जाएगा, डिक्रीजिंग की तरफ आएगा, तो फिर क्या होगा, x1 जो होगा वो लेस हो जाएगा और x2 जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। x1 जो है वो इंक्रीज़ होगा और x2 डिक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें इन्होंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। यहाँ पे देखें ग्राफिकली उन्होंने बताया हुआ भी है कि x1 और x2 दो पॉइंट्स हैं। जब ये कर्व इस तरह से बनती है दो पॉइंट्स के ऊपर, तो ये देखें ये इंक्रीज़, बहुत ही सिंपल सी बात है, इंक्रीज़ जो है वो हमेशा डाउन से अप की तरफ होती है। तो आप इसको कंसीडर कर लें, ये x1 है, ये x2 है, ये ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये कम होगी और ये ज़्यादा वैल्यू होगी। तो ये वाली कंडीशन को फॉलो करेगी कि x1 जो है वो लेस है और x2 ग्रेटर है। और जब ये डिक्रीज़ होगी ऊपर से नीचे तो x1 ग्रेटर होगी और x2 लेस होगी। और जब ये दरमियान वाली लाइन पे जा रही हो, मतलब एक ही सिमत में जा रही होगी, सेम लाइन होगी, लाइन सेगमेंट होगी, कांस्टेंट कहलाएगा फंक्शन, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसी तरह से जब टेंजेंट लाइन को हम देखेंगे तो टेंजेंट लाइन उस वक्त पॉजिटिव होगी जब फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा होगा। टेंजेंट लाइन नेगेटिव स्लोप क्रिएट करेगी जब ये फंक्शन डिक्रीज़ होगा। तो टेंजेंट लाइन का स्लोप 0 होगा जब फंक्शन कांस्टेंट होगा। ये देखें नेगेटिव ग्राफ में जो होता है, ये ऊपर की तरफ जाएँ तो पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ आएँ तो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो ये देखें पॉजिटिव ऊपर की तरफ इंक्रीज़ और नेगेटिवली नीचे की तरफ से डिक्रीज़ हो रही है। अच्छा जी, इसमें जी एक और जो है ना इन्होंने थ्योरम दिया हुआ है। ये थ्योरम जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसे समझ के पढ़ेंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इस थ्योरम की एक एग्जांपल भी है। वो कहता है कि f का डेरिवेशन जो है वो ग्रेटर होगा 0 से जब f इंक्रीज़ कर रहा होगा। f प्राइम x इज़ लेस दैन 0 व्हेन f इज़ डिक्रीजिंग। f प्राइम x इज़ इक्वल्स टू 0 व्हेन f इज़ कांस्टेंट। अच्छा, इस चीज़ को हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। एक एग्जांपल ये हमारे हैंड आउट्स में दी हुई है कि x² - 4x - 3 डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, f प्राइम x 2x - 4, ये इसका डेरिवेशन लिया तो 2x, 4 का डेरिवेशन लिया तो खाली 4, x का डेरिवेशन लिया तो 1, 3 का डेरिवेशन क्या होता है, कांस्टेंट 2x - 4। अब क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है। ये आपके पास मिड टर्म के अंदर या आपके पास एनुअल में बाज़ दफ़ा आ जाता है कि एक आपको इक्वेशन दी हुई होती है और कहते हैं क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करें। तो उसको फाइंड करने का ये तरीका होता है कि जब आप प्राइम ले लेते हैं, फंक्शन में डेरिवेशन ले लेते हैं, तो फिर आप उसमें से वैल्यू को निकाल दें। 2x - 4 इज इक्वल्स टू 0, यानी उसको आप इक्वल कर देते हैं 0 के। जो भी आपको इक्वेशन दो उसका डेरिवेशन ले लेने के बाद आप उसमें से वैल्यू निकालते हैं। 2x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4/2, 2 2 4, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। अब हमारे पास फंक्शन क्या आया था, प्राइम फंक्शन। हमारे पास प्राइम फंक्शन ये आया था f प्राइम x 2x - 4। प्राइम फंक्शन हमारे पास यही आया था। उसमें हमने x की वैल्यू 2 पुट कर दी। अब क्या आंसर आया, 4 में से 4 माइनस किए तो 0, 2 2 4 आ गया और -4 क्या आ गया, 0। तो f जो है वो कंटिन्यूस है और f जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है इंटरवल के ऊपर, डिक्रीज़ कर रहा है इसके ऊपर। अब ये हमें कैसे पता चल रहा है कि ये इंक्रीज़ कर रहा है और ये डिक्रीज़ कर रहा है। अच्छा, जब हमारे पास ये आ गया 0 के ऊपर तो हम ये देख रहे हैं कि जो f प्राइम है वो लेस देन है 0 से, तो इसका मतलब है ये डिक्रीज़ हो रहा है। और जब यहाँ पे था तो इसका मतलब था ये इंक्रीज़ हो रहा है। अब देखें कि हमारे पास ये 2 उसने एक पॉइंट बता दिया, 2 और प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। अब जब ये इंक्रीज़ कर रहा होता है तो 2 से लेकर, यानी 2 इसमें शामिल, क्लोज्ड का ये मतलब होता है कि 2 से नीचे वाली कोई वैल्यू बीच में शामिल नहीं होगी और ना 2 शामिल होगा। वो 2 से आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी और ये ओपन इंटरवल। इससे मुराद ये होता है कि पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी ये वहाँ तक इंक्रीज़ करेगा। और यहाँ पे ओपन इंटरवल नेगेटिव इन्फिनिटी और 2 क्लोज्ड इंटरवल का मीनिंग ये होता है कि 2 से कम, जो 2 से कम होंगी, जैसे 1 हो गया, 0 हो गया, -1 -2, ये तमाम वैल्यूज़ इसमें इंक्लूड होंगी प्लस माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये चीज़ें जो है वो इसमें इंक्लूड होती हैं। तो ये चीज़ें थी इसमें इंक्लूड होने वाली कि ये इस तरह से जो है ये इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है और ये इसमें पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास डेरिवेटिव जो आया था वो क्या था, 0 था। डेरिवेटिव क्या आया, 0, और x हमारे पास क्या आ गया, 2। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए x हमारे पास क्या आया, 2, और डेरिवेटिव हमारे पास इसका 0 आया है। तो इट मीन्स कि हमारे पास ये 2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इंक्रीज़ कर सकता है। तो 2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक और नेगेटिव इन्फिनिटी यानी 2 बीच में इंक्लूड नहीं होगा और बाकी तमाम वैल्यूज़ इसमें शामिल होंगी। अच्छा जी, अब बात आती, कुछ कॉन्सेप्ट आता है कनकेव अप और कनकेव डाउन का।
तो कनकेव अप जो है, कनकेव और कन्वेक्स लेंस हम फिज़िक्स में भी पढ़ चुके हैं, और फिर हमने पिछले फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो है बीएस मैथ के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हमने जनरल साइंस में भी कनकेव और कन्वेक्स, मतलब ये कॉमन चीज़ है कन्वेकेव और कन्वेक्स लेंस, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो कनकेव अगर कर्व जो है वो नीचे की तरफ है, यानी ये डाउनवर्ड अपना मुंह खोल रहा है, तो ये कहलाएगा कनकेव डाउन। अगर इसका फेस ऊपर की तरफ होगा, यानी एक प्याले की शक्ल दे रहा होगा, तो ये कहलाएगा कनकेव अप। अच्छा जी, अब ये क्या है सारा, अब कहता है कि f इज़ कॉल्ड कनकेव अप ऑन द इंटरवल इफ़ f इन इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल। f उस वक़्त जो है वो कनकेव अप कहलाएगा जब ये इंक्रीज़ कर रहा होगा, और दूसरी सूरत में कब कनकेव डाउन कहलाएगा, जब वो डिक्रीज़ कर रहा होगा। और इसे याद रखने का भी बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि अप जो है वो ऊपर की तरफ होता है और डाउन नीचे की तरफ होता है। तो इनके फेसेस देखकर ही इनकी जो है वो डायग्राम देख के हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाती है कि ये अप है और ये डाउन है, और ये अप है तो इट मीन्स कि f इंक्रीज कर रहा है, और ये डाउन है तो इट मीन्स f जो है वो डिक्रीज कर रहा है, यानी कम हो रहा है। तो इसकी भी यहाँ पे इन्होंने एक बड़ी वही पहले वाली ही एग्जांपल दी हुई है। तो पहले वाली एग्जांपल को मद्देनज़र रखते हुए हम जो है यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखें, x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 हमें दी हुई थी, तो अब हम लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो f प्राइम x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4 माइनस 0, वही चीज़ आती है, डेरिवेशन लिया इसका। अब मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, 2x माइनस 4 इज़ इक्वल्स टू 0, ये आ गई। अब मैंने इसकी क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है। क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 2। अब देखें यहाँ पे x आ गया इज इक्वल्स टू 4 ओवर 2, ये आ गया मेरे पास x इज इक्वल्स टू 2। अब इसके बाद क्या आता है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये हमने कनकेव अप और कनकेव डाउन को निकालने के लिए डबल डेरिवेशन करना है। क्यों करना है ये भी मैं भी आपको बताती हूँ। f डबल प्राइम x इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे जो है वो x की वैल्यू मेरे पास आ गई है 2 आ गई है। अब मैं जब इसका डेरिवेशन ले रही हूँ इसी का दोबारा, तो ये देखें 2x माइनस 4, इसका डेरिवेशन मैं लेती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 2 आता है। और x का अगेन डेरिवेशन लेती हूँ तो मेरे पास आता है 1, और 4 जो है वो कांस्टेंट है, इसीलिए वो इक्वल टू 0 हो गया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये देखें कि 2 मेरे पास कब आया, जब x भी मेरे पास 2 था। तो इट मीन्स जो 2 जो है वो ग्रेटर है 0 से, तो इट मीन्स कि यहाँ पे फंक्शन जो है वो 0 से ग्रेटर है, तो कनकेव अप जो है वो वाला कनकेव अप बनेगा। क्या बनेगा, कनकेव अप बनेगा। अच्छा जी, डबल डेरिवेशन क्या होता है, कहता है कि डबल डेरिवेशन यहाँ पे उसने कंडीशंस दी हुई हैं कि f डबल डेरिवेशन x उस वक्त ग्रेटर होगा 0 से ऑन ओपन इंटरवल a b, देन f इज़ कनकेव अप। डबल डेरिवेशन में भी और सिंगल डेरिवेशन में भी कहता है कि फंक्शन f, फंक्शन भी f का भी, और जब हम इसकी डबल डेरिवेशन लेते हैं तब भी उस वक़्त ये अप कनकेव होगा जब जो है ये जो है एक ग्रेटर देन होंगे 0। यानी हमारे पास अब यहाँ पे क्या आया है, 2 आया है, ये भी 0 से ग्रेटर है, इट मीन्स जो है ये कनकेव अप बनेगा। क्या बनेगा, कनकेव अप होगा। और इसको हम ऐसे मेंशन करेंगे। अगर मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आती -1 आती तो इक्वल्स टू 0 हो जाती, तो फिर मैं ये कहती, आपको कोई भी इक्वेशन देंगे और वो कहेंगे कि आप बताएं कि इसमें ये कनकेव अप है या कनकेव डाउन है, तो उस इक्वेशन का आपने सिंगल डेरिवेटिव लेना है, फिर आपने उसमें से क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है, फिर उसका अगेन डिफ्रेंसिएशन लेना है, फिर आप उसमें से बताएंगे ये कनकेव अप है या कनकेव डाउन है। और अगर ये लेस देन होती 0 से तो फिर ये हो जाती कनकेव डाउन। तो इसमें जो है वो f की जो तमाम वैल्यूज़ होती हैं वो इस फंक्शन के अंदर कनकेव f के अंदर जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाती हैं। इसमें जो है वो 2 से जो है वो 0 से ये ग्रेटर है, तो इट मींस इसमें जो है वो तमाम पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक की तमाम वैल्यूज़ जो हैं इसमें शामिल होंगी कनकेव अप के अंदर, और किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस इसमें शामिल नहीं होंगी। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 20। इसमें जो है ये बेसिक्स चीज़ें थी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाली। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अगर आप इसे ग्राफिकली अच्छे तरीके से एक दफ़ा गौर से देख लें तो आप लोगों को ज़्यादा मगज़ खपाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि आप इसको ग्राफिकली देख के अगर एक दफ़ा हैंड से ड्रॉ करके देख लें और एक दफ़ा ये इन एग्ज़ाम्पल्स को ख़ुद से बैठ के सॉल्व कर लें, तो मुझे पक्का उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। मैंने आपको यहाँ पे एक एक चीज़ जो है यहाँ पे सॉल्व करके एक एक चीज़ अच्छे तरीके से समझाई है। उम्मीद
करती हूँ कि आप लोगों को इस लेक्चर में किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। एनीवेज़, अगर फिर भी आपको कोई किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना है, कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई बात आपको समझ नहीं आई, तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें और आप लोगों के फ़ीडबैक का मुझे बहुत इंतज़ार होता है। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके लिए हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।